सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, इसके उप पाठ वैकल्पिक तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है ये वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसे हम लोग पहले इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अभी बढ़ती ऊर्जा की खपत को या ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हम लोग कुछ नए नए स्रोत को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे स्रोत को हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा, फिर समुद्र से प्राप्त ऊर्जा। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा वो तीन तरह से है: जारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसके बाद हम भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा भी इसी गैर परंपरागत ऊर्जा में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम लोग विद्युत बना रहे हैं और उस विद्युत ऊर्जा को हम अपने विभिन्न कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये दृश्य प्रकाश, फिर हम देख रहे हैं अवरक्त किरणें या परावैंगनी किरणें, इन सब का मिला जुला रूप है ये हमारा सौर ऊर्जा। इस सिलसिले में हमें बात करना है सौर स्थिरांक की। सौर स्थिरांक वो मान है जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रति क्षेत्रफल प्रति सेकंड जितना सौर ऊर्जा हमारी धरती पे पहुंचती है उसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान लगभग 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है। अब हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा से चलने वाली युक्तियां। इन युक्तियों में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग ऊष्मक के रूप में किया जाता है और ऊष्मा को एकत्र करके वो कार्य करती है। अनुमानों के अनुसार हमारा देश प्रति वर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा प्रति घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। अगर हमारा आसमान स्वच्छ रहा, बादल नहीं रहा, ऐसी स्थिति में पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिमाण 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति वर्ग मीटर के बीच में होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में हम किस किस युक्तियों में या किस किस तरीके में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सौर कुकर की, यानी कि सोलर कुकर, जिसमें हम खाना बनाने का भी काम करते हैं। फिर हम सौर जल तापक या सौर गीजर, जिसमें हम पानी गर्म करने का काम कर रहे हैं। फिर हम सौर जल पंप, यानी कि इसमें हम पानी को पंप करके निकालने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सौर कुकर को विस्तार में देखेंगे। सौर कुकर वो युक्ति है जिसमें सूर्य की किरणें को फोकसित करके दर्पणों का उपयोग कर बॉक्स के ऊपर लगाया जाता है। दर्पणों को बॉक्स के ऊपर लगाया जाता है और इस तरह से लगाया जाता है कि वो पूरे जो सूर्य की किरणें आ रही है उसको फोकसित किया जाए, और साथ में ये जितना फोकस होने के बाद एक बढ़िया ऊष्मक की भांति कार्य करता है। इसमें कांच की सीट की एक ढक्कन भी होता है जो ऊष्मा को अंदर तो प्रवेश करने देता है लेकिन बाहर निकलने नहीं देता। साथ में इस कुकर के अंदर में हम काला रंग का प्रयोग करते हैं जो ऊष्मा शोषण करने में मदद करता है। तो सोलर कुकर के सिद्धांत है, दो सिद्धांत। एक है काला रंग जो ऊष्मा को अधिक सोखता है, और दूसरा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ऊपर में हम शीशा का एक सीट लगा रहे हैं, कांच का सीट, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह, ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह सौर ऊर्जा को आने तो दे रहा है, सौर की ऊष्मा को आने दे रहा है, लेकिन बाहर निकलने नहीं दे रहा है। इस तरह से हमारा सोलर कुकर के अंदर में हमेशा ऊष्मा बना रहता है और वो एक ऊष्मक की भांति कार्य करता है। तो सोलर कुकर के कुछ लाभ भी है, कुछ हानियां भी हैं। लाभ में हम देख रहे हैं कि भारत में सौर ऊर्जा लगभग सभी जगह पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा है कि ये पर्यावरण हितैषी है। तीसरा, इन कुकर के उपयोग से एक साथ एक से अधिक खाना बनाया जा सकता है। हानियों में क्या क्या है? हानि में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें सभी प्रकार के भोजन हम नहीं बना सकते हैं, और इसका प्रयोग सिर्फ हम उन्हीं दिनों में कर सकते हैं जब तेज धूप है, तभी। कम धूप वाले दिनों में हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।
साथ ही ध्रुवीय क्षेत्र या उन क्षेत्र में जहां पे सूर्य की रोशनी काफी कम पहुंचती है, उस जगह पे हम सौर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत के रूप में परिवर्तित करके उसे उपयोग में लाया जाता है। इसमें हम देख रहे हैं सोलर सेल। ये सौर ऊर्जा से चलने वाली एक युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सौर सेल को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या क्या है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाली विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी और सेल से 0.5 से 1.0 वोल्ट तक विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सौर पैनल की। जब अधिक संख्या में सौर सेलों को हम संयोजित करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं सौर पैनल। सौर पैनल जो है वो भी विद्युत उत्पादन में हमें सहायता कर रहे हैं। सौर सेलों को एक दूसरे से जोड़कर सौर पैनल बनाया जाता है। जोड़ने के लिए हम चांदी का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं सौर सेलों का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। सौर सेलों का उपयोग सबसे पहले तो ये विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हो रहा है। उसके बाद सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुकरणों के लिए भी किया जाता है। तीसरा, ट्रैफिक सिग्नल, फिर परिकलन यंत्र यानी कि कैलकुलेटर तथा बहुत से खिलौने आदि में भी सौर सेलों का उपयोग होता है। फिर मानव निर्मित उपग्रहों में भी सौर सेल उपयोग होता है। जो हम लोग उपग्रह बाहर भेजते हैं तो वो सूर्य से ऊष्मा लेके अपने आप वो काम करते रहता है। फिर हम देख रहे हैं रेडियो तथा वायरलेस सिस्टम, सुदूर क्षेत्र की टीवी रिले केंद्र में भी सौर पैनल का इस्तेमाल होता है। अब देख रहे हैं सौर सेलों से लाभ और सौर सेलों की सीमाएं क्या क्या है। सौर सेलों से लाभ क्या क्या है? इसमें कोई गतिमान ऊर्जा नहीं होता तथा इनका रख रखाव सस्ता है। दूसरा, ये बिना किसी फोकसन युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य करती है। तीसरा, इसे सुदूर तथा अगम्य स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है। चौथा, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है यानी कि खत्म नहीं होने वाला। और तीसरा, इससे प्रदूषण नहीं होता है, ये पर्यावरण हितैषी है। लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी है। सीमाओं में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि बहुत महंगी होती है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि इसमें जो विशिष्ट श्रेणी की सिलिकॉन का उपयोग होती है वो उपलब्ध नहीं होती आसानी से, उसकी उपलब्धता सीमित है। फिर हम देख रहे हैं सौर पैनल बनाने में सिल्वर या चांदी का उपयोग होता है जिसके कारण इसका लागत जो है काफी बढ़ जाती है। फिर चौथे में हम देख रहे हैं महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं समुद्र से ऊर्जा यानी कि सी एनर्जी। तो समुद्र से ऊर्जा प्राप्त हम 3 तरीके से कर रहे हैं, जारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। अब ये जारीय ऊर्जा क्या है? जारीय ऊर्जा जो है वो ज्वार भाटे के रूप में जल स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हम जारीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये ज्वार भाटा क्या है और क्यों होता है? समुद्र के जल स्तर को दिन में परिवर्तन होने की परिघटना को हम ज्वार भाटा कहते हैं कि दिन के किसी खास समय में समुद्र का जल स्तर ऊपर आता है और कभी उसका जल स्तर नीचे घट जाता है। इसी को हम ज्वार भाटा कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? ज्वार भाटे का या जारी ऊर्जा का कारण है पृथ्वी का घूर्णन गति, चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव। ये दोनों के कारण ज्वार भाटा आते हैं। अब जारी ऊर्जा का दोहन, हम इनसे ऊर्जा कैसे लेते हैं? जारी ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध निर्माण करके किया जाता है। बांध पर स्थापित टरबाइन जारी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो जल जब उस बांध के अंदर आता है तो टरबाइन घूमते हैं और उस घूमते हुए टरबाइन से हम लोग विद्युत, फिर जल जब वापस जाते तब भी टरबाइन घूमते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं तरंग ऊर्जा। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न करती है। इन विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए उन उत्पन्न तरंगों को ट्रैप किया जाता है
तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की गई है जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। यानी कि महासागर के पृष्ठ के ऊपर से जब हवाएं बहती है, उस हवाओं के बहने के चलते वहां तरंगे उत्पन्न होती है और ये तरंगे का जो गतिज ऊर्जा है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं टरबाइन को घुमाने के लिए और उससे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तरंग ऊर्जा की सीमाएं, तरंग ऊर्जा की कुछ सीमाएं भी है। वो है तरंग ऊर्जा को वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हो। जहां कमजोर है तरंगे वहां हम तरंग ऊर्जा नहीं उतना उत्पन्न कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा की। समुद्र तथा महासागरों के पृष्ठों के जल का ताप और गहराई में ताप के अंतर में प्राप्त तापीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग विद्युत संयंत्रों में उपयोग करते हैं। इससे हम लोग विद्युत भी बनाते हैं। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, जिसे हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट या OTEC भी कहते हैं, विद्युत संयंत्र है। ये एक यंत्र है जो समुद्र तथा महासागरों के पृष्ठ तथा गहराई के तापों के अंतर से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये महासागरीय तापीय ऊर्जा का दोहन हम कैसे कर रहे हैं। इसके दोहन के लिए OTEC विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है। ये संयंत्र महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में जब 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तो ही OTEC संयंत्र काम करता है या कार्य करता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्य को उबालने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रव्य की वाष्प फिर जनित्र जनरेटर के टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जलों को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर वो द्रव में संघनित कर दिया जाता है और अमोनिया के वाष्प को फिर से तरल अमोनिया में बदल दिया जाता है और वो फिर से वाष्पीकरण करके टरबाइन घुमाने के लिए दोबारा उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टरबाइन घूमने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। OTEC विद्युत संयंत्र की सीमाएं महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक गहराई पर जल के ताप में जब 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तो ही OTEC संयंत्र कार्य करता है या काम कर सकता है। और साथ में इसकी दूसरी सीमा ये है कि इसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कठिनाइयां होती है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा में जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा तप्त स्थल। तप्त स्थल क्या होता है? भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी के गहराइयों पर तप्त क्षेत्र की पिघली चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती है। उन क्षेत्र को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब वो भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है। ये भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है और तथा विद्युत उत्पन्न करती है। गर्म चश्मा अथवा उष्म स्रोत भी एक तरह का हम भूतापीय ऊर्जा का ही वो एक उसका रूप है। तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए जो विकास मार्ग होता है, इन विकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्म स्रोत भी कहते हैं। ऐसे में वहां भी हम इस तापीय ऊर्जा को बाष्पीकरण करते हैं। पानी का, जल का बाष्पीकरण करके उस बाष्प से हम टरबाइन को घुमाते हैं और इस तरह से हम भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा हम मिलता है हमको नाभिकीय अभिक्रिया से। और नाभिकीय अभिक्रिया जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहले हम लोग नाभिकीय विखंडन को देखते हैं। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटना, यानी कि कोई नाभिक जब टूट रहा है उसे हम कह रहे हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एक भारी नाभिक को 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम जैसे भारी नाभिक के परमाणुओं के नाभिक के निम्न ऊर्जा वाले तापीय न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, जिसके दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।
अब है तापीय न्यूट्रॉन। ये वो न्यूट्रॉन है जो नाभिकीय रिएक्टर में उपस्थित भारी जल या मंदक से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। इनका उपयोग परमाणु नाभिक को तोड़ने के लिए किया जाता है। इन्हें न्यूट्रॉन से नाभिक पर बमबारी किया जाता है, यानी नाभिक को तोड़ने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। एक हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, जिसमें हम देखते हैं E समान mc² लिखा जाता है। ये एक ऐसा समीकरण है जो 1905 में आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, और इस सूत्र की सहायता से हम ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। और इस सूत्र को अत्यधिक उपयोग नाभिक के अंदर ऊर्जा ह्रास और ऊर्जा उत्पादन जानने के लिए किया जाता है। ऐसे ये सूत्र प्रत्येक द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकता है। इस सूत्र की सरल व्याख्या को इस तरह समझे, E का मतलब ऊर्जा जो किसी भी इकाई में स्थित है, यानी एक परमाणु से लेकर ब्रह्मांड की किसी भी पिंड में। M का मतलब है द्रव्यमान और C का मतलब है प्रकाश की गति करीब 186,000 मील प्रति सेकंड से है। अब नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रकों से व्यक्त किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.602 को हम गुना देंगे 10 के 10⁻⁻19 जूल। उपरोक्त समीकरण द्वारा ये आसानी से जांचा जा सकता है कि एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम U भी कहते हैं, लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब है दो नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक को बनाना। तो दो हल्के नाभिकों का टूटकर एक भारी नाभिक में संलयित होना, इसे नाभिकीय संलयन कह रहे हैं। उदाहरण, दो हल्के सामान्यतः हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करता है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन के लिए उपयोग हुआ है, जबकि हाइड्रोजन का सामान्यतः परमाणु भार 1 होता है से 3 भार वाले हीलियम का निर्माण हुआ है और 1 न्यूट्रॉन ऊर्जा के रूप में मुक्त हुआ है। 2 हाइड्रोजन और 2 ड्यूटेरियम मिलके हम हीलियम बना रहे हैं और साथ में उससे 1 न्यूट्रॉन ऊर्जा के रूप में भी मुक्त हो रही है। अब है नाभिकीय संलयन को संपन्न करने के लिए क्या क्या स्थिति होना चाहिए, क्या क्या उसका परिवेश होना चाहिए। तो सबसे पहले इस नाभिकीय संलयन को संपन्न कराने के लिए अत्यधिक ताप और दाब की जरूरत होती है। इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए आवश्यक शर्तें चरम कोटि की है। मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब चाहिए। हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम के कोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। ये नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ अंतस्थापित किया जाता है जिसमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम जो विखंडन पर आधारित है को अधिविस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 107 केल्विन तक बढ़ जाता है। अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा विमुक्त होती है। तो हम देख रहे हैं कि नाभिकीय ऊर्जा का हमारे देश में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा से हम ऊर्जा पा रहे हैं। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कल्पक्कं तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में तथा कैगा कर्नाटक पर, ये जगहों पे नाभिकीय विद्युत संयंत्र को प्रतिष्ठापित किया गया है और इसके चलते हमारे देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की मात्रा 3% से भी कम है।
तथापि बहुत से औद्योगिकीकृत देश अपने कुल विद्युत शक्ति का आवश्यकता की 30% से भी अधिक पूर्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्र से कर रहे हैं। यानी हमारे देश में नाभिकीय ऊर्जा से हम जो विद्युत पा रहे हैं वो हमारे कुल विद्युत उत्पादन का 3% है, लेकिन विकसित देशों में इसका प्रतिशत और ज्यादा है। लगभग 30% तक वो लोग नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करवा रहे हैं।